हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास एंड आई एम योर एजुकेटर खुशबू भारद्वाज। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स विच आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। इससे पहले के चैप्टर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एल्गी। Algae are the plants which are the most primitive type of plants, right? And after algae, it is now the turn to understand some more advanced forms than algae, which is bryophytes. So, देखते हैं what are bryophytes. Bryophytes are very important plants, right? They they are present in middle, and they have been evolved from algae, which we have already covered, right? And they are moving towards pteridophytes, which are a step ahead of bryophytes, right? So these are kind of transitional plants, right? ये थोड़े से थोड़े कैरेक्टर इनके पास एल्गी के होते हैं एंड थोड़े कैरेक्टर इनके पास टेरिडो के होते हैं। सो ऑल इन ऑल ये ट्रांजिशनल टाइप के प्लांट हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं, जो कि वाटर पे भी रह सकते हैं, राइट? अब क्या और कैरेक्टर्स हैं, लेट्स सी। सो वी ऑलरेडी नो दैट ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का क्या मतलब है? एम्फीबियंस वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता होगा एक फ्रॉग, राइट? एंड दीज फ्रॉग्स, आपको ये फ्रॉग्स दिखते कहाँ पे हैं? ओके, नाउ ये फ्रॉग रहता कहाँ है? मेजॉरिटी में आपने इसको वाटर में देखा होगा, आपने इसको कभी कभी लैंड पे भी घूमते हुए देखा होगा, राइट? तो फ्रॉग इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। सो कुछ उसी तरह से ये प्लांट्स भी होते हैं कि ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। दैट इज व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एल्गी को आप देख लीजिए। एल्गी में जब आपने पढ़ा तो आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि एल्गी मोस्टली एल्गी एक्वेटिक होती है, राइट? आइदर दे आर मैरीन और दे आर फ्रेश वाटर, राइट? आइदर दे आर मैरीन और दे आर फ्रेश वाटर। बट अभी ये इमेज आप देखिए, you can see that bryophytes are growing on rocky surfaces, right? These are, these are rocky surfaces. Bryophytes ऐसे कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं जो टेरेस्ट्रियल है। तो इनके पास कुछ ऐसे एडेप्टिव फीचर्स हैं जो एल्गी से तो ज़्यादा हैं, बट नॉट टोटली एज गुड एज कम्पेयर टू द लैंड प्लांट्स, जो हायर लैंड प्लांट्स है, राइट? के पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एल्गी से एडवांस्ड हैं और थोड़े से लेस एडवांस्ड हैं इनसे एडवांस्ड है। सो दैट इज व्हाई द ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नाउ अगर इन्हें एम्फीबियंस बोला गया, अगर इन्होंने अपना हैबिटेट वाटर से शिफ्ट करके लैंड पे चले गए ये, तो इन्होंने ऐसा किया क्यों? व्हाई देयर इज स्टिल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। चाहते तो पूरा लैंड की तरफ मूव कर जाते जैसे कि योर हायर प्लांट्स आर, बट व्हाट वाज द कंडीशन दैट अलाउड देम टू स्टिल रिमेन एंड कंप्लीट सम ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन द वाटर, एंड दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? बिकॉज दीज आर द ट्रांजिशनल प्लांट्स, इनके पास फुल कैपेबिलिटी लैंड पे रहने की नहीं है। लाइफ साइकिल में कभी ना कभी इनको वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, and that is because they are doing sexual reproduction. Sexual reproduction जब हमने एल्गी में पढ़ा था तो वहाँ पे भी यही conditions थी। But what happens in your bryophytes? So let's see. हमें पता है कि bryophytes में, right, for sexual reproduction what you need in any plant, forget about bryophytes, in any plant we need a female gamete and we need a male gamete, right? Male gametes are, they can swim. Male gametes are capable of swimming because they have flagella, and female gametes are mostly, they cannot swim, right? They cannot swim. So released in water, पानी में ये ब्रायोफाइट के थैलस में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उससे ये रिलीज किए जाएंगे, and they are in so many numbers, they will swim up and they reach to the female sex organ, and then there's a process of fertilization and fusion of these gametes, and you will find a zygote after the fusion, right? You get a zygote after the fusion.
So this is the complete process of sexual reproduction, and in this process what you can see, water is important because ये जो मेल गैमीट्स हैं they do require water, और बिना water के they cannot reach to the female female sex organ. So that is why water is very important for the life cycle of amphibians, and that is why water is very important for the life cycle of a bryophyte, and that is why they are capable of living both on land as well as in the water. Right? Now, the second thing कि ब्रायोफाइट को रहने के लिए जगह कैसी चाहिए, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ दीज प्लांट्स. सो इनको रहने के लिए डैम्प लोकेशंस चाहिए, राइट. दे रिक्वायर वेरी डैम्प कंडीशंस, यानी कि अंधेरी टाइप की जगह चाहिए. दे डू नॉट रिक्वायर मोर सनलाइट, दे नीड वेरी लो सनलाइट. दे नीड हाई ह्यूमिडिटी, मीन्स दे नीड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, विच मीन्स इनको वाटर ज़्यादा चाहिए. And they need shaded localities. They hate sunlight. If you provide direct sunlight to bryophytes, they will die. Okay, so these are the kind of habitat where they can survive. So what happens? Just imagine a location. आपने tropical rainforest के बारे में सुना होगा, right? You have heard about the tropical rainforest. Tropical rainforest में क्या होता है? बहुत सारा forest cover है, right? बहुत सारा फॉरेस्ट कवर है, इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं. तो ऐसे प्लांट से क्या होता है कि एक बहुत ही डेंस कैनोपी बनती है, और जो नीचे के लोअर प्लांट्स होते हैं या फिर जो फॉरेस्ट कवर वाला एरिया होता है, जो वहाँ की सॉइल होती है, वहाँ तक सनलाइट बहुत कम पहुँच पाती है, राइट. वेरी लो सनलाइट इज रीच टू दैट एरिया. तो सनलाइट जब कम होगी तो पानी पे इकट्ठा होगा, बिकॉज दिस इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. रिमेंबर, रेन्स विल बहुत ज्यादा पेस से रेस यहाँ पे होती है और काफी काफी दिनों तक रेन्स होती है. तो जब इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी, सनलाइट भी कम आ रही होगी, कैनोपी बहुत ज्यादा है क्योंकि लीफ की सनलाइट नीचे आ ही नहीं पाएगी, प्लांट के ऊपर तक ही रह पाएगी, सरफेस तक सनलाइट नहीं आ पाएगी. सो बिकॉज यहाँ पे इतने लंबे लंबे प्लांट्स हैं, इसके नीचे भी कुछ प्लांट्स होंगे, और ब्रायोफाइट्स तो बिल्कुल सॉइल पे अधेर करके ग्रो करने वाले प्लांट हैं, यू कैन सी दैट. तो यहाँ इस कंडीशन में सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, एंड बिकॉज सनलाइट नहीं आएगी तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होगा, शेडेड भी है, डैम्प भी है. दिस इज अ परफेक्ट कंडीशन फॉर ब्रायोफाइट और मोजेस टू सर्वाइव. ये पूरी डेंस मैट्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ग्रासेस होते हैं वैसे ये पूरा सरफेस जो ट्री बार्क्स होते हैं उनके ऊपर लग जाते हैं, जो फॉलन ट्रीज होते हैं उनको कवर कर लेते हैं. दे डू ऑल दिस, एंड देन जो रॉक्स होते हैं, इफ दिस इज टू रॉक्स, इफ दे आर लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है. आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉक्स एकदम मिले हुए रखे हैं, नो, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया है. तो सच स्पेस यहाँ पे जब रेनफॉल होगी तो यहाँ वाटर भी स्टोर हो सकता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा. इसमें सनलाइट भी डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती है क्योंकि यह काफी क्लोज है, तो बीच में क्रेवाइसेस जैसा पतला सा रास्ता बन जाएगा जिसमें इजीली सनलाइट भी नहीं जा पाएगी, डैम्प कंडीशंस होगी. ऐसी कंडीशंस भी ब्रायोफाइट्स के लिए ग्रो करने के लिए बहुत एप्ट है. दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट इस इमेज में काफी चट्टान जैसी जगह है, काफी रॉक्स हैं, और उसके बीच में इतना ज्यादा लश ग्रीन मैट आपको दिख रहा है ब्रायोफाइट का. So these are the type of habitat which bryophyte can, they can survive into. Now let's talk about the plant body. Actually में ये plant दिखता कैसा है? So आपने algae का plant body देखा था. It was very thalloid, very simple. But यहाँ पे जो इसका plant body है वो algae से बहुत ज़्यादा differentiated है, right? Algae से काफ़ी आगे के plants हैं ये, तो ये algae से एक step आगे ही होगा. तो plant body इनकी differentiated तो है, but still this is thallus-like. And we already know कि thallus क्या होता है. तो thallus is something which is a plant body which you cannot differentiate into a true leaf, root and stem. आपको इस plant body में demarcations नहीं मिलेंगे, आप इसको differentiate ही नहीं कर पाएंगे कि क्या root है, क्या leaf है, इसमें क्या stem है. तो ऐसा structure होता है इसका, but it is much more differentiated and advanced than that of algae. So thallus organization you will see of two types. First is the prostrate and the second is erect. First let's see what is prostrate.
तो प्रोस्टेट थैलस जो होते हैं, यू कैन सी इन दिस इमेज, इमेज नंबर 1, दिस इज अ थैलस ऑफ रिक्सिया. ओके, रिक्सिया इज अ लोअर ब्रायोफाइट जिसमें प्लांट बॉडी जो है वो एकदम रोजेट की तरह फैलती है. वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो नहीं करती है, वो सॉइल के साथ सॉइल को कवर करती हुई ग्रो करती है. राइट, इट स्प्रेड्स ऑन सॉइल. इस तरह का ग्रोथ पैटर्न होता है कि इट विल स्प्रेड ऑन द सॉइल लाइक दिस. ठीक है, ये फैल जाती है रोजेट की तरह एंड कभी भी ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करेगी. सो सच अ कंडीशन इन विच द growth of the thallus is like spreading all around towards the soil or surface area, it is known as a prostrate growth. Right, so this is a prostrate condition in which the thallus does not move up but it grows by spreading on all the surface. So the second type is called as erect. Second type होता है erect type, जिसमें plant grows upwards, right? It grows in vertical direction. So ये एक image है which is this is an example which is known as your higher bryophyte. It is known as sphagnum or moss. So इसमें आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट्स कैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, right, towards the sunlight. तो ये जो condition होती है thallus growth की, this is known as erect. Now if these thallus are growing on a substratum, तो इनको ग्रो करने के लिए एक अटैचमेंट की भी तो नीड होगी. दे वुड नॉट बी लाइक हवा में ये है ऐसा तो नहीं होगा. दे वुड रिक्वायर समथिंग टू अटैच टू सो दैट दे कैन बाइंड टू द सबस्ट्रेटम. तो इसके लिए दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स व्हिच आर नोन एज राइजोइड्स. एंड राइजोइड्स क्या करते हैं, इन थैलस को स्पाइल के साथ चिपका करके रखते हैं. नाउ these rhizoids are also the absorptive organs of this plant. इन rhizoids के थ्रू ये वाटर अब्सॉर्ब करते हैं, इनके थ्रू ये मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं. एंड दीज राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलुलर इन सम फॉर्म्स एंड दे कैन बी मल्टीसेलुलर इन सम फॉर्म्स. सो ये राइजोइड्स जो हैं इनके प्लांट्स को हेल्प करते हैं टू गेट देयर नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स व्हिच दे नीड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन unicellular as well as multicellular forms depending upon what species of bryophytes we are dealing with. Now the second part of this thallus is that कि इनमें true roots, leaves और stems तो नहीं होते हैं, but they have structures which resemble or whose functionality is similar to that of true roots, stem or leaf condition. In this image you can see कि ये एक leafy structure दिख रहा है, but it is not a true leaf. You are looking that these leaf-like structures are arranged spirally on an axis, जो कि stem की तरह लग रहा है, but it is not a stem, but it's serving the same purpose. And you can also see these thread-like structures which are known as rhizoids. So these are also not true roots, but serving the same function or role. Why they are not the true roots or leaf or stems? Because in the true roots what you see conductive system there. वहाँ पे roots में आप जब section काटेंगे you will see a lot of different type of cell. आपको वहाँ पे xylem और phloem मिलेंगे जिसके through water and food का transfer हो पाएगा. But in these plants, when you will cut the section of rhizoids, you will not find specialized cells which you can demarcate like this is xylem and this is phloem. यहाँ बहुत reduced form of conducting system मिलेगा जो कि merely कुछ cells होंगे जो कि आप differentiate भी नहीं कर पाएंगे कि ये xylem है कि phloem. So because there is a structural differentiation in the anatomy of these structures, rhizoids और roots के structures की जब anatomy study करेंगे तो वो उस level पे बहुत different होगा. इसीलिए इनको true root like, I mean they are known as root like and not root stem like but not stem, right? This is the reason. Now let's come to the reproductive part of this plant. So we should know that the main plant body of bryophytes are known as gametophyte, right? So what I'm saying that the main plant body of a bryophyte is called as gametophyte. And what is gametophyte? Gametophyte is that phase of plant which is responsible for the production of gametes. It is gametophyte. So यहाँ से gamete निकलेंगे, यहाँ से gamete बनेंगे. And what are the two gametes which we have? We have a male gamete
right? And we have a female gamete, right? We have a male gamete and we have a female gamete. The male gamete is developed on a sex organ, right? On a male sex organ, which is known as antheridium, right? And the female sex organ, and the female gamete is, it is developed on a female sex organ, which is known as archegonium, right? Now, this antheridium, it is responsible for the development of antherozoites, and this archegonium develops egg, and this is the actual male gamete, and this is the actual female gamete. One more thing you have to remember, that these gametophytes are always haploid. Just remember, plant ब्रायोफाइट में जितना भी गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी, it is always haploid. So we'll write it here. We'll write it that gametophyte or the plant body is always haploid. So the gamete which it will produce will also be, haploid, right? So the gametes which will be produced are also haploid. Now the sex organs are multicellular in bryophytes. What does that means? We'll see that. Okay, so you can see this is the structure of a male sex organ, where you can see that this is a antheridophore, which is a stalk-like structure which connects the gametophyte to the male sex organ. So this is the male sex organ, the antheridium. अगर आप इसका सेक्शन कट करोगे, so you will see that यहाँ पे एक spherical सी body होगी, right, which will be having so many cells outside, and there will be so many cells which are ready to get developed into an antherozoid. So when this get matures, it will disrupt and you will see lot of bioflagellated antherozoids moving around in the water. Okay, so these all will be haploid in nature because this is haploid and the plant body is also haploid. So this is the antheridophore which connects the antheridium to the gametophyte or the plant body, right? So you can see this structure, antheridium, it is always multicellular. You can see so many cells out there, you can see so many cells inside. So this is a multicellular structure. Now let's come to the female sex organ. We know that female sex organ is known as a archegonium, and it is a flask shaped structure. When you cut the section of this part, you will see that the structure of archegonium is a flask shape, right? These are the flask shaped structure, and at the base it will be having an egg, right? To this egg the sperm will come and fuse and then they will form a zygote. So this is also multicellular structures because this archegonium is covered by jacket cells, right, which are divisible into collar, neck and venter. In the venter the egg is present, so this part is called as venter, and in this venter this egg is present. So this is also a multicellular structure which is present in the gametophytic plant body, and the role of this is to produce a female gamete, and this is known as the female gametophyte, and the female gametophyte is known as archegonium, right? So this is very important, you just have to remember it. Up next what happens कि ये जो antherozoids होते हैं, I have already told you these are the male gamete. These antherozoids, right, these are released in water, right? वाटर में इसको रिलीज किया गया. They swim in the water and they will reach to a gametophyte, a female gametophyte, which will have a female sex organ, and in that female sex organ we will have a gamete which is egg, right? Gamete which is egg. Now what happens, these antherozoid will move into this egg and then they'll reach to the egg and then they'll fuse with this egg and they will develop a zygote, right? So now what is important is, we know that the antherozoids were N, we know that the egg was N, मतलब दो N टाइप के सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जो रिजल्टेंट सेल होगा that will be 2N, right? So ये 2N अब gametophytic कंडीशन में नहीं आएगा, this will be called as sporophyte.
राइट। अब क्या होता है कि देयर इज नॉर्मली क्या होता है कि जाइगोट में मियोसिस होता है और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बन जाती है, डॉटर सेल्स। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, राइट। नाउ सी दिस, जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो यहाँ पे कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होने वाला, यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है, रैदर यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है ताकि ये जाइगोट एक स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाए। एंड व्हाट माइटोसिस डज, ये एग्जैक्टली सिमिलर टाइप के सेल्स बनाना शुरू कर देता है। माइटोसिस इज सिंपली जस्ट कॉपीइंग द सेल्स। तो जाइगोट मतलब 2n कंडीशंस के सेल को ये कॉपी कर करके 2n सेल्स का अमाउंट बढ़ा देता है। एंड देन बिकॉज दैट सेल्स आर मोर, दे विल क्रिएट अ मल्टीसेलुलर बॉडी, they will create a multicellular body जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। Let's see this in more detail. So we have the gametophyte which was N, we know this, the main plant body, this part, main plant body जो है वो gametophyte था। इसका जो ploidy है it is always haploid। तो we know कि यहाँ पे क्या होगा, female gamete जो है वो gametophyte पे present है, right? यहाँ पे एक एक्सेल है और आए एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। एंथ्रोजॉइड जो है वो वाटर करंट में मूव करते हुए आएंगे एंड दे विल फर्टिलाइज दिस प्लांट। अब इसको फर्टिलाइज करने के बाद क्या होगा, दिस विल लेट्स टू जनरेशन ऑफ अ जाइगोट, ठीक है। जाइगोट विल बी 2n because these were, now this diploid zygote is formed on what, on the female gametophyte which is present on the main gametophyte plant, ठीक है। फीमेल gametophyte पे ही ये डेवलप हो रहा है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा। व्हाट इज माइटोसिस, कि ये अपने जैसी ही सेल्स बनाना शुरू कर देगा, ये अपने जैसे सेल बनाएगा, यहाँ मियोसिस नहीं होगा, यहाँ माइटोसिस हो जाएगा और यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा which will be 2n। You can see the structure। स्पोरोफाइट की खासियत ये है कि बिकॉज ये आप देख लीजिए, दिस इज प्रेजेंट ऑन द गेमेटोफाइट, ये गेमेटोफाइट पे ही डेवलप हुआ है, इट इज नॉट डेवलप ऑन दी एनीवेयर एल्स, इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज ए क्लोरोफिलस, ठीक है। ये ए क्लोरोफिलस है, ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है, दैट इज व्हाई फोटोसिंथेटिकली दिस इज नॉट एक्टिव, सो इट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ गेमेटोफाइट। ये अपने नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए, वाटर के लिए गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। सो स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा इट इज डिपेंडेंट ऑन अ गेमेटोफाइट। नाउ व्हाट हैपेंस, स्पोरोफाइट में हो जाता है रिडक्शन डिवीजन। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स सच एज स्पोर मदर सेल्स। इन सेल्स में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और इन सेल में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो दे विल प्रोड्यूस स्पोर्स, राइट, they will produce spores and we know जहाँ पे भी reduction division होगा वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तुरंत हाफ हो जाएगा, so 2n से n हो जाएगा। and when these spores germinate they will lead to the formation of a gametophyte। तो एक नया प्लांट बन जाता है and germination के लिए what will happen, mitosis। तो यहाँ पे कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल गई है ब्रायोफाइट की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट ऑल हैपेंस, राइट। नाउ लेट्स मूव कि ये प्लांट्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी आर स्टडीइंग ब्रायोफाइट्स, इनका यूज क्या है डे टू डे लाइफ। ब्रायोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम ऑफ देयर मेंबर्स सच एज स्फेगनम विच इज अ मॉस, ये एक हायर ऑर्डर का ब्रायोफाइट है, ये एक मॉस है जिसको यूज किया जाता है एज अ पैकिंग मटेरियल, राइट। इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द शिपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ लिविंग मटेरियल्स। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लिविंग मटेरियल, एज इन द इमेज यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे कुछ लाइव प्लांट्स है। नाउ इफ यू हैव टू सेंड अ प्लांट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेन्नई से कोई प्लांट उत्तर प्रदेश भेजना है या फिर आपको चेन्नई से कोई प्लांट कश्मीर भेजना है, सो दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे में द प्लांट विच नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर डेली, दैट विल नॉट सर्वाइव व्हेन यू पैकेज इट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सम अदर प्लेस, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो फॉर मेकिंग दिस हैपन,
व्हाट वी आर डूइंग कि हम स्फैगनम मॉस को ड्राई करके उसके जो प्लांट मटेरियल है उसको वी यूज बिकॉज इट इज रियली रिच इन होल्डिंग वाटर, सो देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। हम इस प्लांट को पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं और हम लिविंग प्लांट्स या फिर लिविंग मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। So this is a very important economic importance of bryophytes, which is sphagnum moss. It can produce peat, and peat is what it is a compressed form of the dried plant body of sphagnum, which is used as a packing material for the transshipment of various type of living plants from one place to another. Right. So now let's move to the ecological importance of this plant. What happens is कि let's suppose there are two rocks, right? इनके बीच में कुछ एक एरिया है, right? This area, इस एरिया में सनलाइट तो नहीं आ पाएगी, right? काफी अंदर एरिया है ये, सनलाइट नहीं आ पाएगी। अगर रेनफॉल हुई और सनलाइट नहीं आई तो यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट हो जाएगा, राइट? रेन वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज सनलाइट नहीं है तो कंडीशंस डैम्प होंगी, शेडेड होंगी, राइट? ये कंडीशन किस प्लांट के लिए बहुत अच्छी है? दिस इज गुड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अर्ली प्लांट्स विच वर लेस एडवांस्ड, थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सच एज लाइकेन्स, फंजाई एंड योर ब्रायोफाइट्स। तो mosses or other lower forms of plants can easily colonize this location, and once they colonize such a location, for example अगर कुछ crevices या फिर कुछ कुछ distortions in rocks के बीच में है तो वहाँ पे भी ये mats की तरह बिछ जाते हैं। they can grow on such conditions as well because यहाँ पे भी same condition होगी, right? moisture ज़्यादा होगा, humidity बहुत ज़्यादा होगी, sunlight कम होगी, that will be occurring on all the rocks. So because rocks जो होते हैं they are inorganic, we know that rocks are inorganic components. तो जब ये plants यहाँ पे grow करते हैं या अपने root like systems जो भी इनके rhizoids होते हैं इनको spread करना शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा moisture nutrient, inorganic nutrient rocks का use करके अपनी growth बढ़ाते हैं। Sometimes what happen कि ये rock जो है वो disrupt हो जाती है, right? ये rock disrupt हो जाती है, ये rock टूट जाती है और ये smaller particles में change हो जाती है, जिसकी वजह से जो inorganic content होता है, जो ions in rocks में होते हैं, जो वो मिल जाते हैं किसमें? soil में mix हो जाते हैं, right? और ये जो soil है ये काफ़ी rich हो जाती है for the growth of advanced plant, growth of advanced plants। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ये कंडीशंस और फेवरेबल बना देता है ताकि और एडवांस्ड प्लांट्स यहाँ पे आके ग्रो कर पाए, प्लांट एस्टैब्लिशमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ पाए। दिस इज नोन एज प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन में क्या होता है, एक एक एरिया जो कि बेयर है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है, जैसे कि ये चट्टान वाला एरिया, वहाँ पे एक टाइप के प्लांट आके कॉलोनाइज करे, फिर उनके रहने की वजह से वहाँ का कंडीशन चेंज हुआ और अब उस चेंज कंडीशन में कोई और तरह के प्लांट आके सर्वाइव कर सकते हैं। तो दीज आर द स्टेजेस जिसमें डिफरेंट प्लांट्स कम्युनिटी कैन ग्रो ऑन वन एरिया। So that is known as plant succession, and the bryophytes are known as early plant succession. They always invade the early plant successional stages. तो इसलिए bryophytes बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं। Now what happens कि bryophytes we know कि ये काफ़ी dense mat form कर देते हैं, जहाँ पे भी इनको अपने काम की environment मिलती है ना, जहाँ पे इनको अपने according सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी जगह, उस जगह पे ये फैलना शुरू कर देते हैं, बहुत डेंस मैट्स बना लेते हैं किसी भी सॉइल पे। और बिकॉज इनके पास बहुत सारे राइजोइड्स होते हैं, ये सारे सॉइल को चिपका लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं आपस में ये सॉइल कंपोनेंट्स को, और जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि इफ दिस इज
इफ दिस इज अ एरिया जहाँ पे बहुत सारा सॉइल फैला हुआ है, इस पे बहुत सारा ब्रैफाइट्स आके ग्रो कर रहे हैं। सो तो जो सॉइल सरफेस एक्सेसिबल थी पहले रेन वाटर के लिए, अगर बहुत तेजी से पानी गिरेगा सीधे सॉइल सरफेस पे तो सॉइल पार्टिकल्स वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, सॉइल इरोजन होने लगेगा, बहुत तेज विंड चलेगी, और अगर बैरन सॉइल है वहां पे उसके ऊपर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो सॉइल के ऊपर वाली जो लेयर है वो पूरा उड़ना शुरू कर देगी, सॉइल मूव करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, सॉइल इरोड होने लगेगी। बट अगर ऐसी कंडीशंस को रोकना है तो ब्रायोफाइट्स वहाँ पे आप ग्रो करिए, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स अगर उस सॉइल के ऊपर हैं, सो व्हेन दिस वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी मोर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपके सॉइल के ऊपर तो ब्रायोफाइट्स हैं, राइट। जब बहुत ज्यादा पानी बरसेगा तो यू विल हैव अ ब्रायोफाइट कवर विच विल प्रोटेक्ट योर सॉइल बिकॉज वो अपने रॉयजॉइड्स के थ्रू सारे सॉइल को बाइंड करके रखेंगे। एंड प्लस पॉइंट इज कि इनके जो टिश्यूज होते हैं दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी कि ये पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो ये पानी को होल्ड करेंगे so that soil cannot move from one place to another. So these are some of the ecological importance of braphites. I hope आपको काफी कुछ इस lecture में समझ में आया होगा। And yes, this is all. So thank you for patiently listening to me. अगर आपको कोई भी problem हो, you can always share your feedback with me. I'll keep on improving on my videos. So we'll see you in next class. Thank you for watching. Bye bye.